नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी जो फुल फॉर्म है जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। आज हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्चुअली पूरा जो अबॉर्शन है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ये मीनिंग हो गया दोस्तों कि हम जानबूझकर किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हम क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। मतलब कि हम जो अबॉर्शन है उसको इंड्यूस करवा रहे हैं। इसमें जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि अबॉर्शन को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड। अगर इंड्यूस्ड को हम अगर लीगल बात करें तो लीगल वे में जो इंड्यूस्ड जो अबॉर्शन जो होता है वो हम उसे क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाए हैं, जो उन्होंने बताया है। गवर्नमेंट ने 1971 के अंदर गवर्नमेंट ने इसके जितने भी जो रूल्स हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, उन सभी रूल्स की घोषणा की, उन सभी रूल्स को पास किया संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और उसे नाम दिया गया एमटीपी एक्ट 1971। तो उस एक्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि कौन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकता है, मतलब कौन अबॉर्शन को इंड्यूस करवा सकता है, कहाँ करवा सकता है, कौन से स्थान पे करवाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये कार्य कैसे किया जाएगा, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस के अंदर ये एक्ट जो है ये काम करेगा, या जो कौन कौन सी जो कंडीशंस होंगी जिनके बिहाफ पे क्या किया जा सकता है, एमटीपी किया जा सकता है। तो उन सभी को एक एक्ट का रूप दिया गया, एक कानून का रूप, एक लॉ का रूप दिया गया, जिसे एमटीपी एक्ट 1971 के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस एमटीपी एक्ट 1971 में यही लिखा हुआ है कि कौन एमटीपी कर सकता है, कहाँ पे एमटीपी कर सकता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशंस होंगी जिनमें किया जा सकता है। तो उन सभी का जो उल्लेख जो मिलता है, जो डिस्क्रिप्शन जो मिलता है, वो हमें एक्ट में मिलता है, जिसे हम एमटीपी एक्ट के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता ही है, आप सभी नॉलेज में रखते भी हो, और जो नहीं रखता उसको रखना भी चाहिए कि हाल ही में इस ये जो एक्ट है इसका क्या किया गया है, रिवीजन किया गया है। मार्च 2020 के अंदर एक जो एमटीपी जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, मतलब कि नया एक्ट नया लाकर पुराना जो 1970 का जो एक्ट था उस एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। किसी चीज़ में बदलाव करना अमेंडमेंट कहलाता है। तो एमटीपी एक्ट 2020 अब उसे नाम दिया गया है एमटीपी एक्ट 2020 में इसे जो लोकसभा है उसके अंदर पारित किया गया था, और उसके बाद में मार्च 2021 मतलब रिसेंटली ही इसे जो राज्यसभा है उसके अंदर क्या किया गया है, पास किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के बाद में फिर ये किसके अंदर जाता है, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसके पास साइन होने के लिए जाता है, फिर वो एक्ट मान लिया जाता है। तो हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये एक्ट की क्या ज़रूरत थी और क्या। तो इसे समझने का मैंने एक अच्छा सा तरीका निकाला है। एक्चुअली में बच्चों आप लोग क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि 71 में पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, और कुछ बच्चे हैं वो ऐसे भी कहते हैं कि कुछ गलत, मतलब जो गलत बातें भी कहते हैं कि मतलब कि उनकी जो नॉलेज है वो कुछ गलत अपने माइंड के अंदर डाल लेते हैं कि सेट के अंदर ये हो गया है, ये हो गया है। उन सभी के बारे में जहाँ से भी जो क्वेश्चंस बन सकता है उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैं आप लोगों को मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा दोस्तों कि एमटीपी जो एक्ट है 1971 के अंदर क्या था, और जो एमटीपी एक्ट 2020 जो आया है, जो अमेंडमेंट जो आया है, उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर रिवाइज्ड किया गया है, और रिवाइज्ड होने के जो कारण हैं उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं इधर लिखूंगा आपके सामने एमटीपी एक्ट 1971, और इधर जो हमारा है ये एमटीपी एक्ट 2020। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या क्या चीज़ें अलग हैं उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो समानताएं हैं, जो इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, इन दोनों में क्या क्या अभी भी सिमिलरिटीज़ हैं उन सब के बारे में भी हम इस सेक्टर में क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को सबको पता ही है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट का मतलब ये हो गया दोस्तों
कि ये जो एमटीपी जो एक्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वीक तक किया जा सकता था। तो इसका जो पहले जो आंसर होता था दोस्तों, दैट वाज 20 वीक। कि मतलब कि 20 वीक तक की जो प्रेगनेंसी है, हमने पढ़ा है कि इंडिया के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन जो होता है वो 20 वीक तक ही होता है। तो उसी के थ्रू उसी के रूप में क्या था, अपर लिमिट 20 वीक थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन ऑल कंडीशंस विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब आप लोगों को समझाता हूं कि इसको बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों क्या हुआ कि ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जिसमें जो फीमेल्स हैं वो कोर्ट में आकर उन्होंने ये कहा कि कॉन्जेनाइटल जो माल फॉर्मेशन है, जैसे कि जब मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में आपको जो बताया था, तब मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने टारगेट स्कैन के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि टारगेट जो स्कैन है वो 18 से 20 वीक पे किया जाता है, और ये सबसे डिटेल्ड स्कैन होता है जो कि क्या बताता है, कॉन्जेनाइटल जो एनोमलीज हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता है। तो दोस्तों इसमें ये देखा गया कि कई सारी जो फीमेल्स हैं वो कोर्ट में आई और उन्होंने कोर्ट में आकर ये कहा कि हमें 20 वीक पर तो ये पता ही चला है कि हमारा जो बेबी है वो कॉन्जेनाइटली माल फॉर्म्ड है। ठीक है, मतलब कि उसे कॉन्जेनाइटल जो प्रॉब्लम से जन्म से ही क्या है, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन की उसको क्या है, कंडीशन है। ये हमें 20 वीक पर जब हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया तब हमें पता लगा। अब जब हम इसके बारे में हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो 20 वीक क्या हो चुके थे, जा चुके थे, क्योंकि 20 वीक पे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया तो दिखाया, तो मान लो 21 वीक पे दिखाया। अब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपका जो बेबी है वो कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है और हो सकता है कि ये बेबी बचेगा भी नहीं। अब वो फीमेल बोली आप कैसी बातें कर रहे हो, आप एक काम करो, जब ये बेबी जब इस दुनिया में आएगा और इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे मान लो कि मेंटली रिटार्डेड रहेगा कंप्लीटली, या इसके जो ऑर्गन्स हैं वो डिफॉर्म्ड रहेंगे, या फिर जन्म लेने के बाद जल्दी ही डॉक्टर कह देता है मान लो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो एनेंसेफेली का बेबी है, जिस बेबी का क्या नहीं है, ब्रेन नहीं है। तो डॉक्टर ने उसे बता दिया कि इस बेबी का ब्रेन फॉर्म नहीं हो पा रहा है और ये बेबी जो है कुछ जन्म लेते ही क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए दोस्तों कि वो जो फीमेल है उसे 20 वीक पर ये पता चला है, 20 वीक से लेकर वो 20 वीक से लेकर जब तक कि बेबी की जब डिलीवरी नहीं हो जाती, या फिर हम कहें कि डिलीवरी के बाद भी जब तक कि बेबी की क्या नहीं हो जाती, डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो जो मदर है वो मेंटली भी, फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी क्या रहेगी, टॉर्चर्ड होगी। तो ऐसी फीमेल्स कोर्ट में गई हैं, कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया कि आप बताइए आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हमें परमिशन दीजिए कि हम क्या करवाएं, हम अबॉर्शन करवाएं, और हम इस बेबी रखने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बेबी खुद भी दुखी है, परेशान है, तो ये इस दुनिया में आकर क्या करेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बना रखा है, एमटीपी एक्ट 1970 बना रखा है, और इस एक्ट में ये दे रखा है कि अपर जो लिमिट है वो कितनी है, 20 वीक है, और आपका कोई भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है जिसे हम क्या कर सके, क्रॉस कर सके। इसलिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस, गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसे केसेस कोर्ट के अंदर जिनके रिजल्ट भी आए या पेंडिंग है, जो सही नहीं है। कोर्ट ने भी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि आप इस एक्ट में थोड़ा क्या कीजिए, बदलाव कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, मतलब कि मानवीय दया दिखाकर आप इनके जो लिमिट है उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। कुछ केसेस में दोस्तों रेप के जो केसेस होते हैं उनमें भी ऐसा ही कुछ पाया गया कि जो फीमेल्स जो होती हैं, कुछ जो फीमेल्स होती हैं वो बेचारी कुछ महीनों तक तो बता ही नहीं पाती हैं, और जब ज़्यादा वीक हो जाते हैं तब वो जाकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताते हैं कि मेरे साथ ये कंडीशन हुई है। तो तब तक क्या होता है कि कई बार अपर लिमिट क्या हो चुकी होती है, क्रॉस हो चुकी होती है, और फिर बाद में जब वो जाते हैं, पहली बात तो वो फिजिकल रूप से टॉर्चर्ड हुई है, मेंटली रूप से टॉर्चर्ड हुई है, सोशल रूप से टॉर्चर्ड हुई है। ठीक है, टॉर्चर होने के बाद में अब वो लॉज से भी क्या हुई है, टॉर्चर्ड। वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरे साथ, उसके पेरेंट्स कोर्ट में गए हैं, 20 वीक हो गए, मान लो उसने 21 वीक पे जाके बताया, या उसके 20 वीक के बाद में बताया, 22 वीक पे बताया पेरेंट्स कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ रेप हुआ है। उन्होंने उस पर केस किया है, केस करके वो कोर्ट में गए हैं, लेकिन कोर्ट ने तो फिर क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि 20 वीक तक ही आप अबॉर्शन करवा सकते हो। अब ना चाहते हुए अनवांटेड जो बेबी है, उस बेबी को भी उस मदर को रखना पड़ रहा है, ये देखिए। तो ये कितनी बड़ी बात थी। तो कोर्ट ने इसके लिए भी कहा गवर्नमेंट को आप इस पर ध्यान दीजिए, और आप जो अपर जो लिमिट है इसको क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, इसको आप बढ़ाइए। ठीक है, तो इसने फिर इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्या किया है, रिवाइज किया। तो हम बात करते हैं,
तो इसमें जो अपर जो लिमिट थी दोस्तों वो क्या थी 20 वीक। देखो अगर क्वेश्चन आता है और आता है अपर लिमिट, तो इसमें अपर लिमिट का जो आंसर जो आएगा दैट इज 24 वीक आएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंदर अगर आप इस एक्ट को पढ़ोगे, ज्यादा नहीं है 6 पेजेस ही इस एक्ट के अंदर, आप अगर अच्छे से पढ़ो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, पहला ही उसमें दे रखा है उन्होंने, अपर लिमिट उन्होंने 24 वीक लिखा है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 24 वीक होगा, लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई बात है, वो भी मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। आप देखिए अपर लिमिट 24 वीक है, लेकिन ब्रैकेट में लिखिए इन सम कंडीशन, इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस के अंदर ही दोस्तों क्या होगा कि 24 वीक हो जाएगा, कुछ कंडीशन के अंदर ही क्या होगा 24 वीक होगा। ऐसा नहीं है कि जितनी भी सारी जो कंडीशंस हैं उन्हीं में क्या हो गई अपर लिमिट 24, लेकिन आंसर अगर आता है कि अपर लिमिट क्या हो गई है, तब आप क्या करोगे 24 वीक करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्सेप्शन, इसमें क्या लिखा 20 वीक, मतलब ऐसा नहीं कि 24 वीक कर दिया कि कोई भी कंडीशन और कोई भी फीमेल कभी भी क्या करवा सकती है, एमटीपी करवा सकती है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर की जो प्रेगनेंसी है वो कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर से हुई है, तो दोस्तों उसकी जो अपर लिमिट है वो चेंज नहीं होगी। स्पेशल जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा उन कंडीशन के अंदर ही उन्होंने क्या की है, चेंज की है। ऐसा नहीं है कि सब कंडीशन के अंदर ही उन्होंने एमटीपी एक्ट को चेंज कर दिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मदर का कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हुआ था, वो गई डॉक्टर के पास, ऐसे बोली लिमिट चेंज हो गई है, आप मेरी 24 वीक है, आप मेरा एमटीपी कीजिए, तो डॉक्टर उसको स्पष्ट रूप से क्या कर देगा, मना कर देगा। ऐसा कहेगा कि आपके लिए नहीं है, वो कुछ स्पेशल कंडीशन है उनके लिए ही है। आपके लिए आज भी कौन सी लिमिट है 20 वीक है। उस एक्ट में बताया गया है कि मेनली 2 ऐसी कंडीशंस होंगी जिनके अंदर जो अपर जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 24 वीक हो जाएगी। और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली है कॉन्जिनाइटल एनोमलीज, कॉन्जिनाइटल एनोमलीज मतलब जो बेबी है उसको कोई भी कॉन्जिनाइटल कंडीशन है, एनोमलीज की अगर कंडीशन है और इससे ये लगे कि जो बेबी है उसका जो जान है वो रिस्क पे है, ठीक है, बेबी की जल्दी ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो कॉन्जिनाइटल एनोमलीज की कंडीशन के अंदर क्या करते हैं हम, या फिर मतलब उसके अगर उसका जन्म भी हो गया, जन्म होने के बाद में वो क्या रहेगा, मान लो पूरी लाइफ मेंटल रिटार्डेड रहे, तो कॉन्जिनाइटल अगर मालफॉर्मेशन की कंडीशन है, कॉन्जिनाइटल अगर एनोमलीज है, तो उस कंडीशन के अंदर जो अबॉर्शन है वो फीमेल कब तक करवा सकती है। तो उसे पता चला, टारगेट स्कैन आपको पता है 18 to 20 वीक पे होता है, जब उसने 20 वीक पे करवाया तो उसे पता लगा, तो उसके लिए टाइम दिया गया कि आप 4 वीक हैं आपके पास। जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करोगे उसके बाद में अगर आपको लगे कि ये बेबी है, ये सही नहीं है मेरे लिए, तो आप क्या करवा सकते हो, अबॉर्शन करवा सकते हो। ठीक है, कॉन्जिनाइटल एनोमलीज की कंडीशन में। दूसरा है रेप की कंडीशन दोस्तों, जैसे कि मैंने दोनों ही एक्सप्लेन किए थे आपको, तो इन दोनों ही कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 24 वीक कर दिया है। इन दोनों ही कंडीशन में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जो अपर जो लिमिट है, टाइम की जो लिमिट है कि कब तक अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसको बढ़ाकर रेप कर दिया। अब एक और सुनो, कुछ एक स्पेशल कंडीशन दी है, एक स्पेशल कंडीशन दी है दोस्तों। उस कंडीशन के अंदर इसकी जो टाइम की जो लिमिट है वो नो लिमिट है। नो लिमिट का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कि इसमें कोई टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं है। कब, जब ये लग जाए कि ये बेबी जन्म लेते ही क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जन्म लेते ही डेथ हो जाएगी। अगर बच्चे का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा बड़े रिस्क पे है, मतलब कि वो जी नहीं सकता। इसमें तो क्या है, मान लो कॉन्जिनाइटल एनोमलीज हो गई, उसके हैंड नहीं है, ठीक है, उसके अंदर उसके मेंटली रिटार्डेड हो गया, वो कोई सिंड्रोमिक कंडीशन है, लेकिन वो जिएगा कुछ साल तक, तो उस कंडीशन के अंदर तो सिर्फ कॉन्जिनाइटल एनोमलीज कहलाएगा, 24 वीक तक करवा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो गई कि ये वो लेट हो गई, मान लो 25 वीक पे उसको पता लगा, और उसको पता लगा कि उसका जो बेबी है उसको क्या है, एनेंसिफेली है। अब उस कंडीशन में तो उस बेबी की डेथ होगी ही। अब जब बेबी की डेथ ही होनी है तो 25 वीक से लेकर भी जब तक उसकी डिलीवरी होगी तब तक भी क्यों मदर मेंटली रूप से टॉर्चर्ड हो। तो इसलिए कुछ एक स्पेशल कंडीशन ऐसी दी है जिसके अंदर नो लिमिट है, उसको नाम दिया है उन्होंने सब्सटेंशियल फीटल लाइफ। मतलब कि फीटल की जो लाइफ है ना वो क्या है, बिल्कुल डेंजर में है, और बेबी की डेथ होने के पूरे क्या हैं, चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लो एनेंसिफेली। एन मतलब एब्सेंट,
एनसेफेली मतलब ब्रेन, अगर ब्रेन का एब्सेंट होना है तो उस कंडीशन के अंदर एनसेफेली है। ऐसे क्या कहते हैं इसे हम, सब्सटेंशियल फीटल लाइफ, मतलब फीटल जो लाइफ है वो बिल्कुल डेंजर में है और फीटस जन्म लेते ही उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ऐसी भी कोई कंडीशन बन रही है तो आप कभी भी अबॉर्शन करवा सकते हो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी पता लगे उसके बाद तक, जब तक बेबी का जन्म होगा, जब तक आप क्या रहोगे, कंप्लीटली रूप से टॉर्चर्ड ही रहोगे। जब आप टॉर्चर्ड ही रहोगे तो उस कंडीशन में ऐसे, जब आप खुद टॉर्चर ही रहोगे तो ऐसी प्रेगनेंसी को रखने का क्या फायदा। तो इस कंडीशन में उन्होंने लिखा है कि स्पेशल इस कंडीशन के अंदर सब्सटेंशियल अगर लाइफ है फीटल की, तब उस कंडीशन के अंदर कोई लिमिट नहीं रहेगी, नो लिमिट। उस कंडीशन में कोई लिमिट नहीं रहेगी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये सिर्फ एक कंडीशन है, सब में नहीं है। अपर लिमिट अगर आपसे पूछे तो उस एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपर लिमिट जो है वो कितनी कर दी गई है, 24, क्योंकि सभी लगभग ऐसे है कि जो स्पेशल जो केसेस उनमें 24 कर दी गई है, इसलिए इसको अपर लिमिट को 24 माना जाएगा। लेकिन दोस्तों स्पेशल कंडीशन के अंदर नो लिमिट। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है कि अपर लिमिट क्या है, 20, 24, नो लिमिट और नन ऑफ द अबव आता है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 24। अपर लिमिट को कितना कर दिया गया है, 24। लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए ये भी ध्यान रखिए कि कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशन है, अगर फीटल की लाइफ जो है वो बिल्कुल रिस्क पे है तो फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी, पहला। इसके बाद करते हैं बात नेक्स्ट। तो एक चीज हो गई अपर लिमिट, एमटीपी एक्ट 1971 में 20 वीक था, अब ये कितना कर दिया गया है, 24 वीक कर दिया गया है। दूसरा है दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ध्यान रखना कि मैं बीच में लाइन खींचू, इसका मीनिंग ये है, इधर 71 है, इधर 20 है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मेडिकल प्रैक्टिशनर दोस्तों पहले क्या रूल था, पहले ये रूल था कि अगर 12 वीक से कम का अबॉर्शन हो रहा है, लेस देन 12 वीक हो रहा है, तो पहले सिर्फ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती थी। मैं एमपी लिख देता हूं, इसको आप समझ जाना, मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर 13 to 20 वीक, क्योंकि पहले अपर लिमिट कितनी थी, 20 वीक की थी, तो उसके अंदर कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती थी, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या पड़ती थी दोस्तों, जरूरत पड़ती थी। देखो दोबारा समझो, हम जानते हैं कि अबॉर्शन कब तक हो सकता है, 20 वीक तक हो सकता था, एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने उस एक्ट में क्या लिख रखा था, उन्होंने ये लिख रखा था कि अगर 12 वीक तक अबॉर्शन कोई फीमेल करवा रही है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है। सिर्फ एक की जरूरत पड़ेगी, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की। मेडिकल प्रैक्टिशनर से यहां पर क्या मतलब है उसके बारे में आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। और 13 to 20 वीक पर कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए दोस्तों, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। अब सुनो, अब क्या हुआ दोस्तों कि गांवों के अंदर जो रूरल जो एरियाज होते हैं, उन रूरल एरियाज के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी काफी कमी है। आज भी इंडिया के अंदर आपको पता है कि आता रहता है कि इंडिया में 2.5 लाख जो डॉक्टर्स उनकी क्या है, कमी है। अब इतनी कमी के अंदर दोस्तों 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करना, जबकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ये कहता है कि मैं आसानी से करवा दूंगा। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ये कहता है कि मैं 20 वीक तक की अगर मेरे को अबॉर्शन करवाना है तो मैं अकेला करवा दूंगा, ठीक है। मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर कहता है मैं करवा दूंगा, मुझे 2 की जरूरत नहीं है, मैं 2 सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 13 वीक से 20 वीक तक अबॉर्शन इंड्यूस करवाना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर ही चाहिए होंगे। अब बोलो मैं इसमें क्या करूं, मैं करवा तो अकेला सकता हूं, लेकिन मैं रूल से अकॉर्डिंग, रूल से बाहर नहीं जा सकता, मैं तो रूल से बाहर नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर होते नहीं थे और इस चीज़ों में क्या हो जाता था, थोड़ा डिले हो जाता था रूल्स के कारण। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना थोड़ा क्या था, मुश्किल था। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है वो कितने होता है, एक ही होता है। और अगर आगे मैं बताऊंगा आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर में कि अगर एमबीबीएस भी है तो उसको कम से कम 25 जो अबॉर्शन है या एमटीपी है वो असिस्ट करवाया हुआ होना चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल काम है, 25 बहुत ज़्यादा नंबर होता है। तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होने के कारण गवर्नमेंट को जो मेडिकल जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने बताया कि आप एक काम कीजिए, आप इसको आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, ऐसा नहीं है। हम आसानी से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, 20 वीक पे भी हम एक डॉक्टर इनफ है 20 वीक तक। 20 वीक की अगर प्रेगनेंसी तो एक करवा देगा, आप इतना इसको हाइप मत कीजिए। तो
फिर गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि क्या ऐसा है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी आसानी से करवा सकता है। तो दोस्तों उन्होंने इस एक्ट के अंदर क्या कर दिया कि अगर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, 20 वीक तक की, इसको 12 वीक तक, 20 वीक तक की अगर दोस्तों प्रेगनेंसी है तो इसके अंदर क्या होगा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही जरूरत पड़ेगी। पहले कितने पड़ती थी, 13 to 20 वीक की थी तो 2 की। अब उन्होंने कह दिया अगर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता। अब दिक्कत क्या आ गई, अब दिक्कत ये आ गई कि पहले तो अपर लिमिट ही 20 थी, अब तो अपर लिमिट बढ़कर कितनी हो गई, 20 से 24 हो गई। अब 20 से 24 के बीच में जो बेबी की जो लेंथ होती है, बेबी का जो वेट होता है, बेबी की जो साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा इतने बड़े बेबी को अबॉर्ट करवाना थोड़ा क्या हो जाता है दोस्तों, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब बेबी की साइज पहले तो 20 वीक तक था, अब लेकिन कितना हो गया, उन्होंने कहा कि हम 20 वीक तक करवा देंगे। अब गवर्नमेंट ने 20 से 24 कर दिया। अब वो कह रहे हैं, अब फिर गवर्नमेंट ने पूछा 24 तक भी एक करवा देगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो 20 वीक तक कहा है। मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि अब तो 2 डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी ही। क्यों, क्योंकि 2 डॉक्टरों की तो जरूरत पड़ेगी जब इतना बड़ा आपने बखेड़ा कर दिया कि 20 से 24 वीक। अच्छे के लिए किया है, वैसे गवर्नमेंट का अच्छा मूव है ये, इट शुड बी एप्रिसिएटेड, ठीक है। 20 वीक तक 1 है, तो उन्होंने कहा कि अगर 21 से लेकर और 24 वीक तक कितने हो चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, वो एक क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो वो आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, वो ये आना चाहिए दोस्तों कि अगर जो प्रेगनेंसी है, मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर नो लिमिट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए था कि सर आपने 24 वीक तक का तो बता दिया, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि अगर नो लिमिट है उस कंडीशन के अंदर कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। और अगर 24 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, इफ द प्रेगनेंसी इज मोर देन 24 वीक, देन अगर 24 से ज्यादा की कंडीशन है तब क्या किया जाएगा दोस्तों, तो उसको देखते हैं हम। अगर 24 वीक से ज्यादा की अगर हो गई दोस्तों, उस कंडीशन में एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये तो अब क्या है, बेबी का जो वेट, साइज, लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल वीक बहुत ज्यादा है, और इसे एक आदमी के ऊपर या 2 आदमी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि वो क्या करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। क्यों, हो सकता है कि इसमें जो बेबी है, चलो उसकी तो डेथ होगी ही, लेकिन मदर की भी जो लाइफ है वो किस पे हो सकती है, रिस्क पे हो सकती है। या हो सकता है कि कोई प्रेशर के कारण, ठीक है, चाहे वो कोई कैसा भी प्रेशर हो, चाहे वो पैसे का प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, तो डॉक्टर जो है वो सीधा कहते हैं यहाँ करवा सकते हैं, 2 डॉक्टर मिलके करवा दिया, उसके कारण मदर की डेथ भी हो जाए। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर करवा देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड विल बी डन, एक मेडिकल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और उस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होंगे दोस्तों, उस मेडिकल बोर्ड के अंदर होना जरूरी है 1 ऑब्स्टेट्रिशियन, एक ऑब्स्टेट्रिशियन का ही होना जरूरी है। अब यहाँ पर एमबीबीएस नहीं चलेगा, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चलेगा, वो क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर वो डिग्री हो, एमडीएमएस हो सकता है वो, या डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी हो सकता है। तो 1 ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उसने कहा कि बच्चे के बारे में भी पता होना चाहिए, तो एक होना चाहिए पीडियाट्रिशियन, ठीक है। एक क्या होगा, पीडियाट्रिशियन है, जो कि बताएगा कि हाँ इस बच्चे की जो कॉन्जिनाइटल जो मालफॉर्मेशन है वो सब जरूर वो होनी तो चाहिए ना, सब्सटेंशियल। अगर नहीं है तो फिर क्यों करवाना, 24 तो अपर लिमिट है, इसलिए वो पीडियाट्रिशियन इस बारे में बताएगा कि हाँ ये बच्चा उस लायक है कि 24 वीक के जाने के बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिशियन एक होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर सोनोलॉजिस्ट। क्यों, क्योंकि रिपोर्ट तो वही तैयार करेगा, या फिर अगर सोनोलॉजिस्ट ऑप्शन में नहीं आए तो ऑप्शन के अंदर आएगा रेडियोलॉजिस्ट। एक क्या होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा, गवर्नमेंट ने कहा कि यार एक लफड़ा हो रहा है यहाँ। वो लफड़ा क्या हो रहा है कि लोग जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग करप्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग क्या है करप्ट है। मैं उनका
एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्राइवेट में जा रहे हैं तो सारे प्राइवेट बुरे हैं और वो कर देंगे एमटीपी, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने सोचा कि मान लो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो करप्ट है और वो प्रेशर में आके, चाहे वो करप्शन के कारण हो, पैसों के कारण हो या पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो अगर कोई अबॉर्शन करवाना चाह रहा है तो कभी भी करवा लेगा वो। तो क्यों? क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर ऑब्स्टेट्रिशियन भी होता है, पीडियाट्रिशियन भी होता है, सोनोलॉजिस्ट भी होता है, और वो सारे मिलके अबॉर्शन कर देंगे। लेकिन ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम ये अप्रूव करने के लिए कि हाँ 24 वीक के बाद में भी अबॉर्शन किया जा सकता है, एक आदमी को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो कि कहाँ से होगा, स्टेट गवर्नमेंट से होगा। वो वहां जाएगा, उन डॉक्टर से मिलेगा, बात करेगा, पूछेगा, उसके बारे में उसे नॉलेज भी होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के चला गया कि हाँ भाई मैं विधायक हूँ और मैं नहीं, उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कहेगा कि हाँ जरूरी है क्या, तो वो चारों मिलकर जो फैसला लेंगे वो ही माना जाएगा। तो 1 पर्सन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, 1 पर्सन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में हॉस्पिटल है या यूटी है तो यूटी के अंदर, ठीक है। आप ये मत कह देना कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या होगा, तो यूनियन टेरिटरीज है तो यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा कोई भी। तो ये चारों मिलकर जो बना रहे हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेडिकल बोर्ड। तो इसके अंदर 4 लोग होने चाहिए, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं, एक ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एक सोनोलॉजिस्ट होना चाहिए, और 1 पर्सन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 1 पर्सन कहां से होगा, स्टेट गवर्नमेंट से होगा। स्टेट गवर्नमेंट खुद भेजेगी, उनको अपॉइंट करेगी वहां पे कि आपको जाके देख के आना है कि क्या सब्सटेंशियल जो फीटल जो लाइफ है वो है या नहीं है, सब्सटेंशियल, ठीक है, बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इस वर्ड को कई बार, तो वो है या नहीं है, तो वो उसको बताएगा। अब देखिए आप, अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है पहला कि 20 वीक से कम की अगर एमटीपी है तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 1। अगर क्वेश्चन आता है कि एक फीमेल है जो कि 23 वीक प्रेग्नेंट है और वो एमटीपी करवाना चाहती है और उसको प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसे अप्रूव किया है, तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे करेंगे, ठीक है, असिस्ट करेंगे, या करेंगे असिस्ट नहीं तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे क्या करेंगे, उसे एमटीपी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एंड मोर देन अगर 24 वीक आता है तो अब आपको होगा एक मेडिकल बोर्ड होगा। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कितने जो मेंबर्स हैं वो मेडिकल बोर्ड में होंगे, तो आपको देयर विल बी 4 मेंबर्स इन द मेडिकल बोर्ड। एंड वो कौन होंगे, तो दे विल बी 1 ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, सोनोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, एंड द लास्ट वन इज 1 पर्सन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये होना चाहिए। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर का मीनिंग दोनों के लिए क्या है, दोनों एक्ट में सेम है, ऐसे नहीं है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी दोनों में बदल गया। मेडिकल जो प्रैक्टिशनर जो वर्ड में जो कह रहा हूं वो दोनों के अंदर बिल्कुल क्या है, सेम है। वो क्या होना चाहिए, एमडी होना चाहिए या फिर एमएस होना चाहिए, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकोलॉजी से वो क्या होना चाहिए, एमडी होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए दोस्तों, वो एमएस होना चाहिए, या फिर अगर वो एमबीबीएस है तो वो फिर कम से कम असिस्टेड 25 एमटीपी, कम से कम उसने कितनी एमटीपी असिस्ट करवाई, 25, तब वो कहलाएगा जाके कि ये क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। या फिर कोई एमबीबीएस के साथ में डिप्लोमा कर रखा हो, इसने क्या कर रखा हो, डिप्लोमा, जीएनएम का डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा जीएनएम का नहीं है दोस्तों, डिप्लोमा किसका, डिप्लोमा इन गायनिकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजी, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी। इसके अंदर अगर उसने डिप्लोमा कर रखा है तो फिर उसको ये 25 एमटीपी असिस्ट करवाने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एमडीएमएस होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी से, या फिर एमबीबीएस होना चाहिए, या फिर एमबीबीएस के साथ में क्या होना चाहिए, वो उसने डिप्लोमा कर रखा हो किससे, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी से। वो आदमी क्या करवा सकता है दोस्तों, वो कहलाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर। जब मैं कहूंगा कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है तो 2 ऐसे लोग होने चाहिए। तो आपको पता है कि ऐसे लोगों की इंडिया में कमी है, इसलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की संख्या को भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। और यहां पर भी आप लिख लो सेम एज एमटीबी एक्ट 1971, ठीक है। यहां पर दोनों क्या है, सेम कंडीशन है, तो ये अलग है ही नहीं, तो हमें अलग पढ़ना ही क्यों। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद कहां करवाया जाएगा, वेयर। तो दोस्तों कहां करवाया जाएगा, ये तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो दोनों में सेम होगा, कहां करवाया जाएगा, इसमें कोई चेंज थोड़ी किया है।
तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, एमटीपी कहां हो सकता है? सिर्फ जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? अप्रूवल दे रखा है। गवर्नमेंट ने जहां अप्रूवल दे रखा है ना दोस्तों, वहीं पे क्या किया जा सकता है? ये एमटीपी किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई कह दे कि मैं हूं एमडी और मैं तो मेरे घर पे करूंगा, ऐसा नहीं है। एमटीपी के लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब परमिशन मिल जाएगी ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर ही क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और चेंज की है, बहुत अच्छी चेंज की है। वो क्या की है? देखिए पहले क्या लिखा हुआ था? देखो दोस्तों, पहले एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर एक टर्म लिखा हुआ था, और वो टर्म बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। वो क्या प्रॉब्लम थी कि एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर क्या लिखा गया था दोस्तों? उसमें यह लिखा गया था कि जो एमटीपी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करवा सकती है? एक मैरिड फीमेल करवा सकती है। ठीक है, एमटीपी क्या लिखा हुआ था? एक लाइन लिखी हुई थी उसमें कि एमटीपी ओनली कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल। ठीक है, मैं यहां पर उनको नहीं कह रहा, मैं रेप वालों के लिए पहले भी थी। ठीक है, रेप जो ऐसी जो कंडीशन है उनके लिए पहले भी थी। ये किन की बात कर रहा हूं मैं? कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर वालों की बात कर रहा हूं। अब सुनिए, अब इंडिया आगे बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसी कई कंडीशंस होती हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो लिविंग में रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो बेबी हो गया, लेकिन उसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के कारण हमारा जो बेबी है या जो हमारी जो फीमेल है वो क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। उन्होंने ये कह दिया। लेकिन दोस्तों जब वो हॉस्पिटल में जाते थे ना, तो हॉस्पिटल, उनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, दो पार्टनर हैं, लिविंग में रह रहे हैं, फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। दोनों गए, कपल गए दोनों, और हॉस्पिटल में जाके उन्होंने कहा कि मैं जो बेबी है उसको क्या करवाना चाहता हूँ? अबॉर्ट करवाना चाहता हूँ। वो जब फीमेल ने कह दिया मैं अपने बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ, एक्चुअली फीमेल की ही कंसेंट होना जरूरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मेल का कोई कंसेंट नहीं चलता है एमटीपी में। अगर हस्बैंड कह रहे हैं कि एमटीपी करवाऊंगा और फीमेल ने मना कर दिया, कभी नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अब सुनो, फीमेल गई, उसने कहा कि मैं अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। अब डॉक्टर को फिर प्रॉब्लम, डॉक्टर्स को क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? बेचारों को, डॉक्टर्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है कि मैरिड फीमेल का ही क्या किया जा सकता है? एमटीपी किया जा सकता है। अब उनसे पूछते आप मैरिड हो? वो कहे नहीं, हम तो मैरिड नहीं है, हम तो पार्टनर है। तो बोला हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। अब अगर डॉक्टर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा दोस्तों? इलीगल रूप से होगा। अगर डॉक्टर्स अबॉर्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इलीगल रूप से अबॉर्शन होगा। और अगर इलीगल रूप से अबॉर्शन हो रहा है तो सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, उनको अबॉर्शन भी करवाना है, ये भी जरूरी है। अब डॉक्टर्स नहीं भी कर रहे, तो कुछ सोशल वर्कर्स उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लिविंग को परमिशन दी है। जब आपने लिविंग को ही परमिशन दे दी है तो आपने इस एक्ट में इतना गलत क्यों लिखा हुआ है कि सिर्फ एक जो मैरिड जो फीमेल है वही अबॉर्शन करवा सकती है? क्या फर्क पड़ता है मैरिड है? जब हम जो मियाँ बीवी राजी हैं, या मियाँ बीवी तो नहीं है, दोनों जो पार्टनर जो राजी हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या इंडिया इतना पीछे चला गया है कि आप उन पुरानी बातों की बात कर रहे हो आज भी कि मैरिड होना जरूरी है? तब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, सोशल वर्कर्स ने, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा गलत है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी माना, और गवर्नमेंट ने जो मैरिड फीमेल या मैरिड वुमन जो वर्ड है उसको मैरिड फीमेल वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय पार्टनर। अब ये वहां पर क्या वर्ड लिख दिया गया है दोस्तों? पार्टनर। इसमें इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर लेना, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब पार्टनर कर दिया गया है वहां पे। अब पार्टनर अगर है तो आप क्या करवा सकते हो? एमटीपी करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मैरिड हैं, लेकिन आपका अगर आप
अब पार्टनर करवा सकता है, ठीक है। मैरिड नहीं है तो भी करवाया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, कंसेंट की बात करते हैं कि किसका कंसेंट जरूरी है। अब कंसेंट जरूरी है दोस्तों ओनली फीमेल, ओनली फीमेल। अब इधर भी लिखना सेम, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, आज भी ओनली फीमेल ही है। ऐसे नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों गए, मेल ने कहा कि सी इज माई वाइफ और सी इज माई पार्टनर एंड वी वांट टू अबॉर्ट आवर चाइल्ड, नहीं होगा ऐसे। पूछा जाएगा फीमेल से आप एग्री हो, वो कहेंगे हाँ, तभी उस कंडीशन के अंदर ही होगा। इसलिए ध्यान रखना, कंसेंट हमेशा और हमेशा सिर्फ किसका होगा, फीमेल का होगा, न कि मेल का होगा। अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या आना चाहिए दोस्तों, वो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर अगर मान लो जो फीमेल है वो लेस देन 18 ईयर है, 18 साल से क्या है वो कम की है, फिर क्या होगा। या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वो मेंटली इल है, ठीक है। पागल मत बोलना, पागल वर्ड बैन है इंडिया के अंदर, हम किसी को ल्यूनेट नहीं कह सकते, ठीक है। मेडिकल जो टर्म है वो ल्यूनेट नहीं है, मेंटली इल जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कहें कि आप पागल है कोई, ठीक है। अगर आप पागल वर्ड का यूज करें तो बिल्कुल गलत वर्ड है, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मेंटली इल। अगर फीमेल मेंटली इल है या फिर 18 ईयर्स की, अगर 18 ईयर्स से कम की है दोस्तों, तब उसके तो इन्फॉर्म कंसेंट ले नहीं सकते। क्यों? वो साइन करेगी, वो माने ही नहीं जाएंगे, ऐसा माना ही नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर उसका जो गार्डियन होगा वो उस पर क्या करेगा, और गार्डियन का भी लिखो लीगल गार्डियन, ठीक है। ऐसे नहीं है कि लीगल नहीं है, कोई भी आके कह दिया कि मैं हूं इसका गार्डियन, नहीं, उसको शो करना पड़ेगा कि आप इसके पिता हो, क्या हो, 18 ईयर से कम की है ये, या मेंटली इल है, वो कागज दिखाइए, और ये भी शो कीजिए आप कि आप इसके लीगल रूप से क्या हो, गार्डियन हो। कागजों में आपका गार्डियन होना वहां पर क्या उनका जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें ये आज भी क्या है दोस्तों, सेम है, इनमें कोई बदलाव नहीं है, न इनमें कोई बदलाव की आज जरूरत है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों वो कंडीशन जो कि हम, अब ये एक्ट लगभग खत्म हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो लगभग क्या हो चुके हैं हमारे, इसमें खत्म हो चुके हैं। अब एक लास्ट बात करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आज भी 20 वीक तक ही किया जा सकता है, ठीक है। अबॉर्शन कैन बी डन, या एमटीपी लिखो, सॉरी, अबॉर्शन वर्ड इज नॉट ए गुड वर्ड, एमटीपी कैन बी डन टिल 20 years, ब्रैकेट में बोथ इन बोथ एमटीपी एक्ट 1971 एंड 9 to 2020, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर दोस्तों, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है ना, तो आप ये मत करें ना कि मेरे किसी भी लिमिट तक कर लो या 24 वीक तक कर लो, उस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। या फिर मदर हैविंग इलनेस, मदर हैविंग इलनेस। अभी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि मदर की जो लाइफ है वो रिस्क पे हो, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। मदर की लाइफ क्या हो, रिस्क पे हो, ये चीजें भी आ जाती हैं। तो मदर हैविंग इलनेस और रिस्क ऑफ लाइफ, तो उस कंडीशन के अंदर भी 20 वीक तक ही किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मदर को हो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस विद रेटिनोपैथी, विद रेटिनोपैथी, मदर को कोई भी कार्डियक कंडीशन हो, डिजीज, या फिर रीनल हो, तो भी मदर एमटीपी करवा सकती है, ठीक है। मदर कह सकती है जाके मैं एमटीपी करवाऊंगी, लेकिन करेंगे वो 20 वीक तक ही, ठीक है। अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस विद रेटिनोपैथी है तो भी वो एमटीपी कर देंगे, लेकिन 20 वीक तक करेंगे। कार्डियक, क्योंकि इन चीजों का पहले से ही पता रहता है, 20 वीक का जो टाइम पीरियड वो इनफ है। मदर ऐसे तो है नहीं कि डायबिटीज हो गई 1 महीने के अंदर ही, मदर पहले से ही है, तो पहले से अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 20 वीक का टाइम पीरियड इनफ है उनके पास,
तो कार्डियक कंडीशन एंड रीनल डिजीजेज, ब्रैकेट में लिख लेना क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसके अलावा और लिख लो, मदर की जो कंडीशन है वो लिखवा रहा हूं दोस्तों मैं आपको। क्रोनिक हाइपरटेंशन, अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो भी 20 वीक तक करवा सकती हो। क्रोनिक हाइपर टेंशन की कंडीशन में भी किया जा सकता है, या अनकंट्रोल्ड हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, तो इस कंडीशन में भी अगर उसका कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा, वो चाहते कि मैं प्रेगनेंसी को क्या करूं, अबॉर्ट करूं, तो भी करवा सकती है। कितने वीक तक? 20 वीक तक। तो ये कंडीशन है जिनमें अबॉर्शन करवाया जा सकता है, लेकिन करवाया कितने वीक तक जा सकता है? सिर्फ 20 वीक तक ही करवाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमने एमटीपी के बारे में बात की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हमने पढ़ा कि एमटीपी एक्ट की अपर जो लिमिट थी, पहले ये भी लिख लो चाहो तो, ये एक्ट 1971 में पास हुआ है, और ये जो एक्ट है ये लिख लो लोकसभा में, सबसे पहले लोकसभा में रखा गया था, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल में, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो लोकसभा के अंदर ये रखा गया था मार्च, लगभग 16 मार्च को रखा गया था, ठीक, 16 टू 17 मार्च को, 16 मार्च को रखा गया था, 17 मार्च को पास हो गया था। एंड राज्यसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट, राज्यसभा, राज्यसभा में ये रखा गया है मार्च 2021, ठीक है। इसमें तो एक अंतर ये भी हो गया कि ये 1971 में, वैसे ये एक फोर्स में जो आया था 1972 में आया था, कम इनटू फोर्स इन 1972। अपर लिमिट 20 वीक, 24 एंड नो लिमिट, मैंने आपको समझा दिया किस आधार पे है ये। मेडिकल प्रैक्टिशनर 12 वीक से कम 1, इसमें 2 रहेंगे, लेकिन इस वाले एक्ट के अंदर पूरा ये चेंज कर दिया है, 1, 2 और 4। इसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं उसकी डिफाइन किया है, दोनों सेम है। इसके बाद में कहाँ किया जा सकता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन भी किया जा सकता है, वो आज भी सेम है। मैरिड फीमेल करवा सकती थी, आज पार्टनर भी करवा सकता है। कंसेंट है ओनली फीमेल के द्वारा, आज भी सेम है। इसके अलावा एमटीपी कैन बी डन टिल 20 ईयर्स, बोथ एमटीपी एक्ट 96 दोनों के अंदर, और ये जो चीजें हैं कब तक करवा सकती है 20 ईयर में, इसमें भी, ठीक है। एक इसमें थोड़ा प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है, इस एक्ट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आपने इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की, अगर आप चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, अगर किसी फीमेल ने अबॉर्शन करवाया और वो आपके मोहल्ले में रहती है, आप आए और आपने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी कि इस फीमेल ने तो क्या करवाया है, अबॉर्शन करवाया है, आपको 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, दोनों चीजें हो सकती हैं। आपको 1 साल की जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या आपको दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। तो इसमें आप चाहो तो लिख लो नोट, ऐसे नोट लगा के लास्ट में लिख लो, इन अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020 लिख लो, ऑन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ऑन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बाय एनी मेडिकल पर्सनल, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं लिखना, मैं अपनी, आप प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन वहां से ले लोगे, फिर आप कहोगे कि हम तो नर्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बाय एनी मेडिकल पर्सनल, 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1 साल की जेल, और फाइन, हो सकता है सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दिया जाए, या दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये हमारा एक्ट है एमटीपी एक्ट 2020। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ टर्मिनेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड से हम क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कौन से मेथड्स हैं, उनमें मेडिकल मेथड्स कौन से हैं, सर्जिकल मेथड कौन से हैं, और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन से मेथड हैं, उसमें मेडिकल मेथड्स कौन से हैं और सर्जिकल मेथड कौन से हैं। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।